नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज की तस्वीर कहती है कि हेल्थ में वेल्थ मतलब स्वास्थ्य में पैसा है। इसलिए हेल्थ सेक्टर ने बीते 2 दशक में बड़े कारोबार का रूप ले लिया और सेवा की भावना वाले इस पेशे से सेवा गायब हो गई। यही वजह है कि कहीं अस्पताल अंधेर गर्दी में होते हैं, कहीं भावी डॉक्टर्स की परीक्षा में गड़बड़ियां होती है, नर्सिंग के छात्र आंदोलन करते हैं और मरीजों को ढोने वाली 108 नंबर वाली गाड़ी का भी चक्का कभी भी जाम हो जाता है। बिग फाइट में आज हम मर्ज की नहीं बल्कि इलाज की बात करेंगे। और बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए बीजेपी से हमारे साथ हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा जी, पेशे से चिकित्सक और आप नेता डॉक्टर राकेश पारिक, 108 एम्बुलेंस कर्मियों की यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत खर्च होता है, पैसे तो आते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। अभी मंत्री गए थे एक हॉस्पिटल में और उन्होंने हालत देखी। सालों भर से मैं बोल रही हूँ कि सेंटर है, डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो हम करेंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि सेवाएं जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल साहब, आपके सामने 2 बड़ी राय सामने आई। आखिर किस तरह की सुधार की गुंजाइश है जिसकी बात हम सालों से करते हैं? आपको ये मैं बता दूं कि पिछले टाइम जब वसुंधरा जी की सरकार थी, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारा जो ह्यूमन मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है जी, वो हमारा स्किल्ड और उसके अंदर हम उस कार्य को करने का एनवायरनमेंट नहीं देंगे, जब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। और यह एक सेवा का पेशा है। सेवा के पेशे के अंदर हमको वैसा वातावरण देना पड़ेगा जिससे कि वो काम कर सके बिना किसी भय के, निडर होकर, एवं उसके पास उपलब्ध उसी प्रकार के संसाधन। ये बात तो सभी करते हैं, लेकिन मैं कमी की बात पर पूछ रहा हूँ और को कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर बाद में बात करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल बातचीत सही कह रहे हैं कि हमको उसके लिए सबसे पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसको सशक्त बनाया जाए। दूसरा है ह्यूमन मैन पावर को उसके अनुसार, जहाँ पर हम जिस प्रकार का खोलना चाहते हैं, चिकित्सा सुविधाएं देना चाहते हैं, उस प्रकार का हमारे पास मैन पावर उपलब्ध हो। और फिर जो उनके संसाधन हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके हम केवल उपलब्ध के साथ साथ उनकी किस प्रकार से रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग पूरी की पूरी हो, जिससे कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको काम में ले सके, उसकी स्किल के अनुसार उसके लिए उसी प्रकार के संसाधन, जिस सेवा को वहाँ पर हम चिकित्सा सुविधा को देना चाहते हैं, उस चिकित्सा सुविधा के अनुसार उसके पास वो है साधन उपलब्ध हों। डॉक्टर जब राकेश, तक हम इस प्रकार का एक दूरगामी और कंटिन्यूअस योजना बनाकर काम करेंगे कि हमको इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जी, और इस एरिया के अंदर यह कमियां हैं, और उस कमी के लिए हमको वहाँ पर ये मैन पावर अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 1 साल के अंदर चाहिएगा। और उसी मैन पावर को, उसी प्रकार के संसाधन को, उसी प्रकार के इक्विपमेंट को और उसी प्रकार का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर डेवलप है या डेवलप करना है, उसके बारे के अंदर पूरी की पूरी जब तक हमारी ये योजना तैयार, योजना के अनुसार हम इन चीज़ों को फिलअप करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश के अंदर एक प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं दे पाएंगे। जी, डॉक्टर राकेश,
बहुत अच्छी बातें सुनी अभी आपने। प्रैक्टिकली इन पर इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है इस पेशे में, और क्या नहीं लगता कि जिन बातों का जिक्र डॉक्टर अग्रवाल कर रहे थे वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऐसे संसाधन आज हमारे पास नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को 2-3 स्तर पर बात करना चाहूँगा। एक तो आप अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हो, जहाँ छोटे गांव में जो अस्पताल होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो डॉक्टर्स है या जो वहाँ पर कर्मी है, उन सबकी जो अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी है वो जनता की तरफ होनी चाहिए, ना कि नेताओं की तरफ। वो होता है स्वराज कानून से, जो हमने दिल्ली के अंदर आने की कोशिश की थी कि गांव के लोग तय करें कि ये डॉक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, समय पर आ रहा है या नहीं आ रहा, उनको अधिकार हो। बाद में हम बात करें टर्शरी केयर सेंटर्स की। अब ये बड़े दुख की बात है जो आपने भरतपुर का अस्पताल दिखाया, शायद ये वहाँ का जिला अस्पताल होगा जी बिल्कुल, कई पेशेंट आते होंगे। जनाना अस्पताल है, नवजात शिशु वहाँ पैदा होते हैं। ऐसे अस्पताल में बिजली ना होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिजली के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आज विधानसभा में बिजली जाती नहीं है, नेताओं के बंगलों में जाती नहीं है, मुख्यमंत्री के निवास पर जाती नहीं है, लेकिन एक अस्पताल में जहाँ पर हज़ारों मरीज है और जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु, वहाँ पर बिजली चली जाती है। आप सोचिए वो डॉक्टर की हालत क्या होती होगी जब ओटी में वो ऑपरेशन कर रहा है और बिजली चली गई, वो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल विल होना जरूरी है। कितना खर्चा करती है हमारी सरकार स्वास्थ्य के ऊपर, बजट का कितना प्रतिशत जाता है जी। और जो पैसा खर्च होता है वास्तव में वो खर्चा काम में आता है या नहीं आता। इसका सोल्यूशन मैं जो समझता हूँ वो केवल अकाउंटेबिलिटी है, फिक्स होनी चाहिए। यदि वहाँ पर बिजली नहीं थी भरतपुर में तो उसका कारण कौन है, वो किस वजह से नहीं हुई, और उस व्यक्ति पर आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े से बड़े स्तर पर, ना कि छोटे स्तर पर। चलिए ये बेहतर चीज़ है जिस पर काम किया जाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या कारण है, आप क्यों सरकार को बार बार परेशान करते हैं? अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार को आए, 7वां महीना चल रहा है, आपने स्ट्राइक कर दी, सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ा रहे हैं आप। नहीं, इसके अंदर हम सरकार के लिए सिरदर्द नहीं बढ़ा रहे हैं। सरकार तो 6 महीने हुए आए, लेकिन एम्बुलेंस जो योजना चल रही है सरकार की 108 एम्बुलेंस, इसको चलते हुए 6 साल हो गए। लेकिन ये 6 साल के अंदर आज अगर माना जाए तो ये एम्बुलेंस सेवा बहुत ही राज्य के अंदर अति आवश्यक सेवा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानी जाती है। क्योंकि एक अस्पताल तो मरीज को ले जाने के बाद में सुविधा देता है, वो तो दुर्घटना स्थल के ऊपर उसको चिकित्सा सुविधा देके प्राथमिक उपचार करते हुए उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं और उसका गोल्डन टाइम जो होता है वो बचा देता है। लेकिन आज 6 साल के अंदर जिस एम्बुलेंस सेवा जिस स्पीड से चली थी, जिस स्पीड से ये राजस्थान में नाम हुआ था, जिस स्पीड से लोगों की पहचान बनी थी, आज उस 108 एम्बुलेंस सेवा की स्तर गिरता हुआ इतना नीचे गिर गया कि सब तकरीबन लोगों का इससे ऊपर से विश्वास उठ गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बार बार इसका टेंडर चेंज करना। हर 1.5-2 साल के अंदर इसे को नई कंपनी को दे देते हैं। एक कंपनी आके उसको संभालती नहीं, चला नहीं सकती, उससे पहले दूसरी कंपनी आ जाती है। हम लोगों को लगातार ये विश्वास था कि चलो ठीक है, कांग्रेस सरकार में तो बड़े बड़े मंत्रियों के लड़कों को इस कंपनी को ठेका दिया हुआ था, तो हो सकता है 3 साल उनको निभाना, 3 साल उनका टेंडर चलेगा। लेकिन क्या पता सरकार उससे पहले कांग्रेस सरकार में ही ये 3 साल पूरे उस कंपनी को हो गए और वो कंपनी चली गई। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने दूसरी कंपनी को उससे ठेका दे दिया। लेकिन आज हमें ये उम्मीद थी कि एक बीजेपी सरकार आने के बाद में इस सेवा का देखा जाएगा, इस सेवा की तरफ देखा जाएगा, इस सेवा के कर्मचारियों की तरफ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो सरकार का हनीमून पीरियड है, जैसा कि अग्रवाल साहब कहते हैं कि आचार संहिता अभी हटी है, 2 चुनाव गुजरे हैं, अभी तो टाइम ही नहीं मिला। विश्वास रखिए, और इस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं और उन आवश्यक सेवाओं के अंदर आवश्यक सुधार किया जाएगा। जनता की जो आशाएं और अरमानों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके वापस सत्ता के अंदर लाए हैं उसको जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपन सबको उसके लिए समय रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होंगी, सेवाएं सुधरेंगी। और मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक ये एक सेवा का काम है और सेवा के काम के अंदर अपन को उसी प्रकार का वातावरण की आवश्यकता होती है। वो वातावरण की आवश्यकता चाहे सैलरी की हो, चाहे अपने निडर होकर काम करने की हो, चाहे संसाधन उपलब्ध होने की है। जब भी वह व्यक्ति सेवा अच्छी तरह कर सकता है। मेरा इसके लिए ये कहना है आपका 6 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद में आपको 6.5 महीने, मेरी बात सुनिए आप, 6.5 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसके अंदर अच्छी तरह भली बात 6.5 महीने की बड़ी बात नहीं, आप भली बात जानते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार से अपन एक ऐसे दौर के अंदर गुजरे हैं जिसके अंदर जनता ने किस प्रकार की अपनी
निर्णय दिया है और उस निर्णय के अंदर आप भी भागीदार हैं, आप ही की सरकार आई है और अपन उसके अंदर आते हुए ही अभी मेरी कितने बात रोज सुनिए, हुए हैं इस सेवा अभी के लिए केंद्र के अंदर मैं इसके लिए ये 26 कहना तारीख चाहता हूं कि को आपकी सरकार नहीं, 6 महीने में 2 बार संभाग के दौरे कर चुकी है। भरतपुर संभाग में भी गई, आज बीकानेर संभाग में भी है। सरकार वो किस गांव-गांव लिए? जाके नहीं, जाके वो- शहर तहसील वो तहसील किस लिए जाके- जा रही है? नहीं, आम आदमी की सुविधा सुन, लेकिन उसके रास्ते के अंदर जितनी 108 एम्बुलेंस चल रही है उसके ऊपर किसी भी सरकार किसी नुमाइंदे ने अभी तक ध्यान नहीं करा। 108 एम्बुलेंस की हालत चलिए मैं रामनारायण जी अब आपके पास आता हूँ। क्या क्या कारण है कि कांग्रेस ने पूरे 5 साल निकाल दिए, कोई योजना नहीं बनाई। अब बीजेपी को अगर 6 महीने तो सिर्फ योजनाएं बनाने में बीत गए। देखिए, प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, मैं माफी चाहूँगा। प्रश्न है मानवता का। शिक्षा का अधिकार हो, काम का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, हमारे अधिकार का एक दिन भी 1 मिनट के लिए भी रिवोक होता है तो बड़ी चिंता की बात है। प्रश्न ये नहीं है कि 2 दिन से सरकार है, 6.5 महीने सरकार है। प्रश्न ये नहीं है बीजेपी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष चला रहा है। जब अरबों रुपया का बजट आ रहा है, आज गांव में प्राइमरी सेंटर्स में जो 20-20 हज़ार रुपये जाते थे 10+10 वो जाना बंद हो गया। कौन कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, बिल्डिंगें सब जगह बनी हो, कुछ जगह पे जहाँ सरकार ने वो नहीं किया होगा वहाँ की बात छोड़िए। डॉक्टर्स जो रहते थे वो नहीं रह रहे हैं। एम्बुलेंस 108 6 महीने में, चिकित्सा मंत्री ने पिछली सरकार में भी कितनी दफ़ा मामला उठाया था, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आप भी इंतजार कर रहे हो क्या उसी तरह की पार्टी की? आज भरतपुर है, सरकार भरतपुर चली गई, भरतपुर के चिकित्सालय की ये स्थिति ठीक कर रहे थे आपके डॉक्टर साहब। भरतपुर के चिकित्सालय की स्थिति से बड़ी शर्मनाक नहीं हो सकती कि भरतपुर पे बात करेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल सिनेरियो की अभी बात कर रहा हूँ कि 6 महीने में क्या किया जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप हमारी बात। सिस्टम किस प्रकार का डेवलप किया है, सिस्टम किस प्रकार का। अग्रवाल साहब बोलने दीजिए एक बार। शांत करिए। मैं कहना चाहता हूं इससे ज्यादा घटिया स्तर नहीं हो सकता। जिस संभाग में सरकार 10 दिन तक रही हो, वहां के चिकित्सालय को बिजली की लाइन सेपरेट नहीं दी गई हो। पहले स्थितियां नहीं आती थी, छोटे चिकित्सालय में आती होगी। एम्बुलेंस 108 नहीं है, मरीज जा नहीं रहे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। आज का जमाना डाक का नहीं है जो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाली 5 मिनट से भी कम समय में लेटर टाइप होता है, आधे सेकंड में बटन दबाओ, सब सेमेडेज को, सब अधिकारियों को, सब कलेक्टर्स को मैसेज जाता है और अगले आधे घंटे मैसेज आ सकता है। आप 2 दिन का टाइम दे सकते हो। कितने डॉक्टर्स हैं आज आपके पास रिकॉर्ड है, हर जगह रिकॉर्ड होता है, मंगाने की जरूरत नहीं है। कितने कर्मचारी कहाँ हैं, कितने एब्सेंट रहते हैं, आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। और इतना होने के बाद भी, टीवी में, मीडिया में आने के बाद भी सुधार नहीं होना, इसका मतलब फेल्योर है। वो चिकित्सा मंत्री। चलिए, एक तस्वीर सामने आई कि सरकार योजनाएं बना रही है और दूसरी तरफ तस्वीर सामने आती है कि योजनाओं पर मॉनिटरिंग नहीं होती, काम नहीं होता। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात भरतपुर किससे शुरू करेंगे कि आखिर किस तरह से एक अस्पताल अंधेर गर्दी का शिकार होता है, फिर आगे पूरे प्रदेश की बात। चिकित्सा थी वो एक धर्म था, आज वो धंधा बन गया। हर डॉक्टर अपना धर्म भूलकर इसे पैसा कमाने का जरिया समझ बैठा है। सारी प्राइवेट क्लिनिकें खुल चुकी है। ऐसे में दोनों इसके लिए बराबर जिम्मेदार है, किसी एक पर पूरा दोष नहीं दिया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत ढीली ढाली है और ये इससे हमारे जो गरीब जनता है उसे कोई समाधान नहीं मिलने वाला। रही बात जो डॉक्टरों की नीति है, वो घर जाकर बैठकर और मरीजों को दवाई देते हैं, बशर्ते फीस ली जाती बड़ी बड़ी। हॉस्पिटल में जब नेता लोग पहुंचते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं जो भी होती है उनको ठीक कर दी जाती है और वो नेता लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी व्यवस्था है उनको ठीक कर दी जाए, लेकिन जब वो वापस वहाँ से चले जाते हैं तो उसके पीछे वापस अव्यवस्थाएं हो जाती है और नई नेता लोग वापस मॉनिटरिंग करते हैं और नए अधिकारी लोग ध्यान देते हैं। डॉक्टर जो कह देते हैं लाइट नहीं आएगी जब तक तुम बोतल नहीं चढ़ेगी। बच्चा परेशान है, मरीज परेशान है। लाइट नहीं आ रही है 2 घंटे से और कल भी नहीं आई थी। मैं ब्लड चलवाना चाहता हूँ अपने पेशेंट के लिए, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था इतनी अपसेट है। लाइट के टॉर्च से ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है
और यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों से बातचीत हुई, फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं, तो इंचार्ज और मैट्रन लोग देखेंगे। हम लोग तो और परेशान ही हो रहे हैं, लाइट नहीं आ रही उस वजह से। गर्मी में डिलीवरी करवा रहे हैं, ओटी हो रही है गर्मी में बिना लाइट के। और आज के इशू से जुड़ा हमारा सवाल हमने आपसे पूछा कि क्या राज्य का स्वास्थ्य प्रशासन निकम्मा है। इस पर आपकी राय आप हमें बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ नर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके नेता प्यारेलाल चौधरी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल अग्रवाल साहब आपसे, जिस तरह की व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि भरतपुर के इस अस्पताल में बिजली लाने के लिए किसी बड़ी योजना की तैयारी की जानी चाहिए। 6 महीने लग जाए उसको लेकर। ऐसा नहीं, अपन को सबसे पहले आलोचना करना और निकम्मा बताना ये सब बहुत आसान है। क्या 6 महीने के अंदर जो पिछले समय की सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वो व्यवस्थाएं ठीक थी? उन व्यवस्थाओं को वापस ठीक करना। अगर पहले बिजली थी तो बिजली अब कोई 6 महीने के अंदर कहीं चली जाती। बिजली अगर पहले से होती तो वो वापस मिलती ही वहाँ पर। ये सब चीज़ें अपन को, और किस प्रकार से वहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके बारे के अंदर गंभीरतापूर्वक और पूरे के पूरे ईमानदारी से उनका निपटारा करना, निष्कासन करना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये चीज़ें आई हैं, इसकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ये अपने को डिफ़िकल्टीज आई हैं, ये कमियां हैं, उन कमियों चलिए आप एक डॉक्टर है पेशे से, मुझे तो इतना बता दीजिए कि बिना बिजली के कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है, कैसे किसी मरीज के लिए इलाज संभव है, जनाना अस्पताल में किस तरह से बच्चों को रखा जा सकता है, इस तेज गर्मी का दौर है, इसमें क्या हालात होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, वाकई बिजली अगर नहीं है तो ये गंभीर बात है। और अस्पताल वगैरह ऐसी जगह होती हैं जहाँ की बिजली होना आवश्यक है, और उसके बिना अगर हम किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं देंगे, चाहे वह ऑपरेशन की इसके लिए क्या करेगी सरकार, ये बताइए। अब वहाँ पर बिजली तुरंत पहुँचेगी। ये बड़ी बात आप जो कह रहे हैं, इसको माना जाए कि हाँ बिजली पहुंचेगी, लेकिन वक्त लग सकता है। रामनारायण जी, अब मैं नहीं लगेगा। ये जो क्योंकि ध्यान मैं देख रहा हूँ आज 2 घंटे बिजली नहीं थी, कल भी नहीं थी। ध्यान आया है, वो लगेगी। वहां पर बिजली की लाइन पहले से अगर अलग से होती तो निश्चित रूप से अभी भी चलती, लेकिन ये नहीं थी, और अब इन चीजों का होना बहुत लाजमी है। रामनारायण जी, मैं जब भी इस डिबेट में रहता हूँ, हर बीजेपी नेता से एक बात सुनने को कॉमन जो है सुनने को मिलती है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इतनी अव्यवस्थाएं कर दी प्रदेश में कि उसका अभी तक 6 महीने तक उन्हीं को ठीक करने में लगी है सरकार। देखिए, ये प्रश्न बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, प्रश्न प्रशासन का, सतर्कता का और अपना दायित्व नहीं। आपने ब्यूरोक्रेसी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर आपने लगाम नहीं कसी, इसलिए हमें सवाल उठाना पड़ा। ये किसने कहा? भरतपुर के अस्पताल में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। हॉस्पिटल का ध्यान रखते हैं, अधिकतर हॉस्पिटल्स में अलग से लाइनें दी हुई है। अब ये लाइन क्यों कटी, क्या हुआ? जब बिजली विभाग के सीएमडी को बदलने में 5 दिन लगते हैं, सरकार बदलती है, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव को बदलने में 5 दिन लगते हैं, तो फिर ये काम 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का काम है। मरीज परेशान हैं, एम्बुलेंसेस नहीं है, दवाइयों के वितरण में इतनी लंबी लाइनें लग गई, वो भी पूरी नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स हेडक्वार्टर पे नहीं रहते हैं, और डॉक्टर्स का आपने भी जवाब देखा कि हम क्या कर सकते हैं, उनका अधिकारी सामने नहीं आता है, परेशानियाँ होती है, न कोई डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जो निर्णय होते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। सरकार भरतपुर में चली गई, सारी चिकित्सा व्यवस्थाएँ देख ली, तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की बात तो नहीं करता, लेकिन इससे ज़्यादा फेलियर सरकार का नहीं हो सकता। जनता के प्रति जवाबदेह सरकार होती है। ये इस पार्टी का प्रश्न नहीं, बार बार पार्टी को ले, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। प्रश्न ये है कि जो लोग शासन में बैठे हैं वो तो जो भी है, ठीक है, ये कहते हैं कि आप फेलियर रहे और उसी रास्ते पर ये चल रहे हैं। ये फेलियर नहीं, वो ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। देखिए, चिकित्सालयों में बिल्डिंगें नहीं थी, बिल्डिंगें बनी हैं, चिकित्सालय में डॉक्टर्स नहीं थे, आज देखिए सब जगह डॉक्टर्स हैं। लेकिन एक जो कमी हो रही है, जो रिटायर हो रहे हैं, प्राइवेट चिकित्सालयों में इतनी भीड़ नहीं रहती थी, आज प्राइवेट चिकित्सालयों की तरफ 55,000 भर्तियों की बात कही थी, राजकुमार शर्मा आपके चिकित्सा राज्य मंत्री थे, जाते जाते। तो आप देखिए, तो 6 महीने में जब भर्ती नहीं हुई, क्यों नहीं हुई 6 महीने तक? ये भर्ती का प्यारेलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। नर्सिंग स्टूडेंट से लेकर नर्सिंग कर्मी, हर कोई आंदोलन की राह पर नजर आता है।
क्या सरकार से क्या नाराजगी है? निश्चित रूप से मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को आज धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छी परिचर्या आज रखी है। आज प्रदेश में गर्मी के बहुत हालात हैं, चाहे हमारे अधिकारीगण हो चाहे नेता लोग हो, सब लोग अपनी जगह पर। मेरा जहाँ तक इसमें सोचने का जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमारे सुपरिटेंडेंट जहाँ भी काम करते हैं, मैं राज्य का नॉर्थन इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल देखता हूँ कि वहाँ एक वार्ड के अंदर तकरीबन 150 मरीज़ रहते हैं। हमारे डॉक्टर्स सुपरिटेंडेंट सब AC में रहते हैं, पर मरीजों को दुर्भाग्य की बात है हमारे एसोसिएशन के द्वारा और जितने भी बाकी कर्मचारी संगठन आए दिन सुनता हूं कभी पॉलीट्रोमा वार्ड में लाइट गई, कभी ICU में सभी जगह सर, सभी जगह व्यवस्था पर जो लोग वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं, मैं उनकी खामियां मानता हूँ। उसमें पूर्ण रूप से राज्य सरकार इसके अंदर की भागीदारी पर सरकार के द्वारा जो चीज़ें देंगी उनका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शायद मरीजों के हालात जो अभी हमने कैमरे के सामने TV पे देखा, बहुत ही हालात। आज आप SMS हॉस्पिटल में जाइए, चाहे पॉलीट्रोमा वार्ड हो, चाहे बर्न वार्ड हो, चाहे सर्जिकल वार्ड हो, चाहे न्यूरो सर्जरी वार्ड हो, सब जगह मरीजों को कोई ठंडी हवा की कोई व्यवस्था है। 140 मरीज और 1 कूलर, और हमारा सुपरिटेंडेंट एक कमरे में बैठता है और 2 AC, डिप्टी सुपरिटेंडेंट 2 आदमी बैठते हैं 3 AC। तो हालात ये है कि जहाँ राज्य सरकार की व्यवस्था की बात है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किया है, पर हमारा जहाँ तक कहना, अगर इनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो और जिस आदमी की गलती हो अगर उसको पनिश किया जाए तो शायद इसमें सुधार हो सकता है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, अस्पतालों में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे हालात हैं, ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए व्यवस्थाएं बेहतर होंगी? नहीं, हम उम्मीद की बात तो इसलिए कर रहे हैं ना कि जो सेवा अस्पताल से भी पहले लोगों को मिलती है, और उस सेवा के अंदर आज जो पेशेंट हम लेके आ रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचा था, तो शायद उस सेवा की इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। बहुत सारी एम्बुलेंसों की ये हालत है कि अगर जिस पेशेंट को हम उसको अंदर डाल के और अस्पताल तक पहुंचाते हैं, पहली बात हमारे पास उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, इस टेम्परेचर के अंदर किसी भी एम्बुलेंस की ऐसी काम नहीं कर रही है जिसके कारण उसको ये लगता है कि मैं शायद इससे अच्छा तो किसी ऑटो या हवादार गाड़ी में आ जाता तो मैं बेहतर सेवा दे रहा। हमारा विरोध इतना है कि इतनी बड़ी सेवा जो चल रही थी, बहुत अच्छा इसका नाम था और सबसे पहले काम आने वाली सेवा, उसके ऊपर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक आम आदमी के लिए जन सुनवाई होती जा रही, हर चीज़ हो रही, तो उसी रास्ते में हर जगह एम्बुलेंस खड़ी है। मैंने आज तक 6 महीने में इनके 2 बार दौरे हो गए, वैसे लगातार मंत्री जी निकलते या मुख्यमंत्री निकलते, कोई भी इसके ऊपर 108 एम्बुलेंस को रोक के या उनका जायजा नहीं लिया जाता है। जैसे वो चल रही है, जैसे कंपनी को इन्होंने ठेका दे रखा है, कंपनी इसकी कमाई करके ले जा रही है, कर्मचारियों को शोषण करती जा रही है और एम्बुलेंस की स्थिति डाउन होती जा रही है। आज राजस्थान के अंदर 645 एम्बुलेंस है, उसमें से 200 एम्बुलेंस की हालत तो ये बिना मरम्मत कार्य कराने से ये हालत हो गई है कि वो आगे चलने लायक नहीं है, उनकी जगह नई एम्बुलेंस लानी पड़ेगी। अगर इनकी मॉनिटरिंग टाइम पे होती, अगर इनके ध्यान रख रखाव ढंग से होता, यदि इनकी सारी चीज़ें सरकार द्वारा की जाती तो आज इस हालत में 108 एम्बुलेंस नहीं होती। आज जब 108 एम्बुलेंस बंद है तो चिकित्सा मंत्री जी कह रहे साहब हमने तो 104 को लगा दिया उसकी जगह। आज 104 एक वैन का काम करने वाली एम्बुलेंस है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, न इक्विपमेंट है, न मेडिसिन है, न मेडिकल, उसके अंदर GNM कर्मी है, उसको उसकी जगह बराबर अंक लगा रहे हैं। तो इसका मतलब 108 एम्बुलेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। 108 एम्बुलेंस एक ऐसी एम्बुलेंस है, जब शुरू में इसको स्टार्ट की गई तो इसके अंदर 2 तरह की एम्बुलेंस होती थी, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो होती थी, आपका अस्पताल के अंदर जो ICU होता है उसकी पूरी सुविधा उसके अंदर होती थी, और बेसिक लाइफ सपोर्ट एक मिनी ICU होता है कि पेशेंट को लाके आप अस्पताल तक आराम से उसको कैसे भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। लेकिन आज उनकी दुर्गति, ऐसी दुर्गति जो इतनी अच्छी राकेश जी के पास उससे पहले अग्रवाल साहब, मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा कि चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि 108 कर्मियों की हड़ताल का असर 12 जिलों में है, जैसा कि जिक्र किया गया 104 जो वैन है वो इसका अल्टरनेट बन रही है। क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं औपचारिक तौर पर इनको किया जा रहा है, लेकिन जो मूल समस्या है उस पर ख्याल नहीं किया जाता? मर्ज की बात है, इलाज की बात नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्ज की बात होगी जब ही इलाज की बात हो सकती है, अगर मर्ज की बात नहीं होगी तो इलाज की बात नहीं हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई गई, हमने ये नहीं देखा कि उसके लिए हमारे पास किस प्रकार के लोग बाग हैं या नहीं हैं। उस सेवाओं को अपन चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। जो चला सकते हैं और जो नहीं चला सकते हैं उसके लिए हमको क्या रिक्विजिट आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अपन पहले से पूरा करें और फिर उन चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करें। इन बातों की तरफ पूरी तरीके से गौण रहा, पूरा का पूरा एक प्रकार का अपना वोट बैंक की राजनीति रही और सारी की सारी घोषणाएं करी। आप बताइए, 65 साल की राजनीति में आप अब तक एक अस्पताल को बिजली नहीं दे पाते?
जयपुर की बात है, भरतपुर छोड़ दीजिए आप। मैं आपको कह रहा हूं कि 1947 से पहले 1946 के अंदर बहौर कमेटी बनी थी और बहौर कमेटी ने ये बताया था कि किस प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सब ये सेंटर्स और पीएससी सीएससी बने। आज उसके बाद के अंदर यानी 46 के बाद में देश की स्वास्थ्य नीति नहीं बनी और देश की स्वास्थ्य नीति जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, जब पहली बार देश की स्वास्थ्य नीति बनी थी, उससे पहले देश की केवल स्कीमें और योजनाएं बनती थी, कोई नीति नहीं थी। हमने जिस प्रकार से स्कीमें और जो बहौर कमेटी एक प्रकार से जो थी उसका भी हमने प्राथमिक तरीके से पूरे के पूरे मापदंड पूरे नहीं कर पाए और 2003 तक भी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से होने चाहिए थे वो नहीं खोल पाए और उनके अनुसार हम उसके अंदर स्टाफ नहीं दे पाए। ये सारी की सारी चीजों कौन करेगा ये सब? कौन करेगा ये? सरकारी नीतियां कौन लाएगा? मैं आपको एक मिनट बताता हूं। इसीलिए एक प्रकार का राजस्थान हमने हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2003 के अंदर लेके आए थे और उस हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाने पे कि उसके कारण सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और पीएससी के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, वो 2013 तक था, लेकिन उसको 2009 के अंदर ही बंद कर दिया गया, जिसके कारण हमने दूसरे प्रकार की योजनाएं। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने आते ही बंद कर दिया। आप ये बताइए कि अब चालू हुआ, उस पर कोई मंथन हो रहा है फिर से? मैं आपको हमारे अगर आपने चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र देखा होगा, उस घोषणा पत्र के अंदर हमने किसी प्रकार के वादे नहीं किए हैं। उसके अंदर हमने सब ये लिखा है, योजना का जिक्र कर रहा हूं। हमने उनके अंदर केवल यही सारी की सारी चीजें लिखी है कि किस प्रकार से हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, किस प्रकार से उनकी मैं अब आपसे ये करेंगे। जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अग्रवाल साहब बोलते हैं, एक फर्क समझा जाता है सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम में, क्या इसी कारण आज प्राइवेट अस्पतालों की तादाद बढ़ने लगी है, इसीलिए प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उसको लोग प्रीफर कर रहे हैं? ये तो निश्चित ऐसा है कि हमको सरकारी सेवाओं के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब तक सरकारी सेवाओं के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा कि ये जो सेवाएं दे रहे हैं वो पूरी की पूरी नहीं होता है। आज ये जो आपने मेरा सवाल यही है, में जा रहे हैं, सबसे उनके खिलाफ कोई अच्छी बात ये, जैसे अग्रवाल साहब मेरे बड़े वरिष्ठ मित्र हैं और इन्होंने कहा था कि ये बात अब ध्यान में आई है और तुरंत कार्रवाई होगी। ये ध्यान में तब आई जब आपका कैमरा वहाँ पहुँचा। आप सोचिए जहाँ पर आपका कैमरा नहीं पहुँचता है वहाँ पर क्या हालात होंगे। और इसका मतलब जो आप कह रहे हो 2 दिन से वहाँ लाइट जा रही है बार बार, तो जिसकी जिम्मेदारी थी कि ये बात आगे पहुंचाई जाए। सिर्फ एक अस्पताल की बात है, बात दूसरे अस्पताल की भी करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जोधपुर चलेंगे और जोधपुर की बात करेंगे। सरकारी योजना, सरकार तो योजना तो बहुत चलाती है सब, पर रास्ते में आते आते हॉस्पिटल तक दम तोड़ जाती है। आज लड़े झगड़े होते हैं, दवाइयाँ फ्री, गवर्नमेंट ऑर्डर तो कर दिए परंतु पब्लिक तक नहीं पहुँचती है। ऐसा क्यों है? इसकी जाँच पड़ताल की जाए, इसके लिए सख्त कदम उठाए।